इस शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई सच्चाई प्रकाश है। दोस्तों आज की क्लास में बात करने वाले एमपी वर्ग 3 हिंदी पेडागोजी के क्लास नंबर 4 रहने वाली है। इसके पहले भी 3rd क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और जो आज का हमारा चैप्टर रहेगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण सिद्धांत के जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समस्त टीटी एग्जाम में आपके एमपी सीटेट में पूछे गए प्रश्न है, उस पर आप सभी लोगों को यहाँ पे टॉप 30 एमसीक्यूज करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? क्योंकि ये वही प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर से रिपीट हो सकते हैं, संभावित प्रश्न हो सकते हैं। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत के टॉप 30 क्वेश्चंस करने को तैयार है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, इसका आई बटन पे यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या होता है। बेस्ट क्वेश्चन है साथियों। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर को कमेंट करना, फीडबैक करना जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। तो भाषा सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? व्याकरण का ज्ञान, पाठ्य पुस्तकें, सामाजिक अंतःक्रिया या केवल कक्षा शिक्षा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि भाषा सीखने का सबसे आधार होता है समृद्ध भाषिक परिवेश अर्थात वातावरण होता है। कई बार हम आपको बताते हैं, लेकिन इसमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं सामाजिक अंतःक्रिया इज द राइट आंसर हो जाएगा। समृद्ध भाषिक परिवेश होता है, निरंतर अभ्यास होता है, ठीक है, और सामाजिक अंतःक्रिया यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाषा शिक्षण में अभ्यास सिद्धांत क्या दर्शाता है। जो भाषा शिक्षण में अभ्यास एक सिद्धांत होता है वह क्या दर्शाता है? भाषा को रटने को, भाषा का बार बार लिखित और मौखिक प्रयोग करना, केवल एक बार पढ़ना या व्याकरण के नियमों को रटना। तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, ब्रदर सिस्टर एंड टीचर्स, कि भाषा शिक्षण में अभ्यास का सिद्धांत पूछा जा रहा है। तो अभ्यास मतलब क्या होता है? बार बार लिखित मौखिक प्रयोग करना, बार बार चीज़ें करना। तो भाषा का बार बार लिखित और मौखिक प्रयोग करना ही अभ्यास सिद्धांत हमारा दर्शाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। सभी कमेंट करिएगा जिनका सपना है शिक्षक बना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत के अनुसार देखा जाए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? आपकी नियुक्त होती है, आप लोग भाषा हिंदी के अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, तो प्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? छात्रों को कक्षा में चुप को रहने को कहेंगे, केवल कठिन पाठ पढ़ाएंगे, सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाएंगे या केवल व्याकरण पर जोर देंगे? तो आपको पता है केवल जहाँ भी हो निगेटिव होगा, चुप कराना भी निगेटिव है, तो बचता क्या है? सीखने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। अगर आपने अभी तक भी टॉपर नोट्स नहीं प्राप्त की है, टॉपर नोट्स जरूर प्राप्त कीजिए। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। ये टॉपर नोट्स प्रीवियस ईयर में जो सिलेक्शन पा चुके हैं, टॉप रैंक के 10 से 12 शिक्षकों के सिलेक्शन वाले कैंडिडेट हमारे जो रह चुके हैं, इस फैमिली के हिस्सा रह चुके हैं, उनके मार्गदर्शन पे उनके टॉपिक कवर के कि कौन कौन से टॉपिक उन्होंने कवर किया था, वो सारा नोट्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न की बात कर लेते हैं कि भाषा शिक्षण में सहजता का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है? भाषा को जबरदस्ती सिखाना, तो सहजता तो जबरदस्ती सबसे हो नहीं सकता। भाषा को प्राकृतिक रूप से बिना दबाव के सीखना, व्याकरण नियमों का पालन करना, केवल सुनकर भाषा सीखना। तो आप सभी लोग जानते हैं जहाँ जहाँ केवल हो तो नेगेटिव हो जाएगा, जबरदस्ती भी हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं भाषा को प्राकृतिक रूप से बिना दबाव के कोई बच्चा सीख रहा है तो वह सहजता का सिद्धांत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अंश से पूर्ण की ओर सिद्धांत किस पर आधारित होता है? पहले शब्द सिखाना फिर वाक्य, पहले अक्षर फिर शब्द फिर वाक्य, पहले पूरा निबंध सिखा देना या व्याकरण के नियमों को सिखाना? तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंश से पूर्ण की ओर सिद्धांत क्या कह रहा है? अंश से पूर्ण की ओर सिद्धांत मतलब पहले अक्षर फिर शब्द फिर वाक्य सिखाना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। साथियों, बाल केंद्रितता का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? शिक्षक की मर्जी के अनुसार पढ़ाना, छात्र की आवश्यकताओं और रुचियों को ध्यान में रखकर पाठ्य पुस्तक को रटाना या केवल परीक्षा की तैयारी करना? तो आप सभी लोग जानते हैं बाल केंद्रितता सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? कि छात्र की आवश्यकता रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाना। क्योंकि बाल केंद्रित है तो उसी के बाल केंद्रित या बालक की रुचि के अनुसार ही हमें पढ़ाना पड़ेगा, तभी बेहतर बच्चा सीख पाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश का मतलब क्या होता है?
कक्षा में बहुत से पुस्तकें होना, बच्चों को भाषा का उपयोग करने का अवसर देना। तो अवसर जहाँ भी दिखे पॉजिटिव होता है। तो भाषा सीखने में समृद्ध भाषिक परिवेश, जहाँ बच्चों को भाषा उपयोग के अवसर दिए जाएं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न पूछा जा रहा है, भाषा कौशल जो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना है, 4 कौशल है, इनको सिखाने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले लिखना, एक एक करके रटाना, उन्हें एकीकृत और स्वाभाविक रूप से सिखाना, या केवल पढ़ाना। तो सबसे पहले लिखना तो होता नहीं है, एक एक कर रटना भी निगेटिव हो जाएगा, केवल भी निगेटिव हो गया, तो बचता क्या है? उन्हें एकीकृत और स्वाभाविक रूप से सिखाना। तो भाषा कौशल को सिखाने का सही तरीका है उन्हें एकीकृत और स्वाभाविक रूप से सिखाना। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपके एमपी टेट सी टेट में आया हुआ प्रश्न है सारे क्वेश्चंस। अगला, भाषा शिक्षण में अनुकरण का सिद्धांत किसके लिए विशेष उपयोगी होता है? ये एमपीटीटी 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में अनुकरण का सिद्धांत किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये दोस्तों उच्चारण वाक्य सीखने के लिए उपयोगी होता है। जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न का कमेंट करना, फीडबैक करना है, क्योंकि साथियों हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर देखा जा सकता है, और 1 नंबर इसमें तो पूछा ही जाना है इस टॉपिक से। तो अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण सूत्र क्या कहलाता है? अमूर्त से मूर्त की ओर जाना, यानी पहले विचार समझाओ, फिर उसे संबंधित उदाहरण अर्थात मूर्त दो। मूर्त मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल्स देना। तो जो बी ऑप्शन दिया गया है वे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। भाषा अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? चॉम्स्की, बी.एफ. स्किनर, जीन पियाजे जी, या लेव वाइगोस्की को माना जाता है? भाषा अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक, सभी लोग बताइए। भाषा अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये मनोवैज्ञानिक, प्रवर्तक, सिद्धांत, ये तो यही तो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भाषा अधिगम व्यवहारवादी सिद्धांत का जब भी जिक्र होता है तो बी.एफ. स्किनर का नाम आता है, जिन्होंने भाषा को अनुकरण और शुद्धिकरण द्वारा सीखा हुआ व्यवहार बताया है। प्रश्न आ गया कि किसने भाषा को अनुकरण और शुद्धिकरण द्वारा सीखा हुआ व्यवहार बताया? तो बी.एफ. स्किनर ने बताया है। ठीक है, जे.बी. वाटसन ने भी रखी है नींव व्यवहारवाद की, पॉलाव ने शास्त्रीय कंडीशन की नींव रखी है, और एडवर्ड थॉर्नडाइक ने प्रभाव के नियम के माध्यम से, लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक के नियम है। तो ये नियम है जो रूल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से भाषा कैसे सीखते हैं? जन्मजात जैविक तंत्रों के माध्यम से, अनुकरण और क्रियात्मक अनुबंध से, भाषाई समस्याओं को हल करके, या केवल सामाजिक संपर्क से? तो स्किनर के अनुसार बच्चे मुख्य रूप से भाषा जिस प्रकार से सीखते हैं, अनुकरण और क्रियात्मक अनुबंधन द्वारा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंत में सभी को बताना है टॉप 30 में आपके कितने स्कोर सही हुए हैं। जी हाँ, इसलिए अभी प्रिपेयर रहिए, बिल्कुल तैयार रहना सभी को कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम क्या कहता है कि दोहराव से सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है, पुरस्कार मिलने पर व्यवहार को दोहराए जाने की संभावना बढ़ती है, सीखना मानसिक संरचना पर निर्भर करता है, भाषा सार्वभौमिक व्याकरण से सीखी जाती है। ये बेस्ट क्वेश्चन है, ये संभावित प्रश्न हो सकता है। अब देखिए, प्रभाव के नियम में एग्जाम्पल से दे दिया, कोई नियम का लेना देना नहीं, कि उसका अर्थ पूछ लिया गया। ये थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम आखिर है क्या, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है पुरस्कार मिलने पर व्यवहार के दोहराए जाने से क्या होती है? संभावना बढ़ती है। ये है प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, तो प्यारा सा फीडबैक करना है कि व्यवहारवादी सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? जो व्यवहारवादी सिद्धांतकार हैं इनकी आलोचना क्या है? कि सुदृढ़ीकरण को अनदेखा किया गया, रचनात्मक भाषा प्रयोग को नहीं समझाया, मानसिक प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया गया, या सामाजिक मेलजोल पर अधिक ध्यान दिया गया। जी हाँ, सभी लोग बताइए, व्यवहारवादी सिद्धांत की प्रमुख आलोचना क्या है? आलोचनाएं भी होती हैं, इसमें आलोचना है कि रचनात्मक भाषा का प्रयोग को नहीं समझाता है, जो रचनात्मक क्रिएटिव भाषा इसमें समझाया ही नहीं गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चॉम्स्की का भाषा अधिग्रहण उपकरण LAD क्या बताता है? जी हाँ, चॉम्स्की का सभी को पता है, हिंदी पेडागोजी में चॉम्स्की का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना? तो सभी को कमेंट करना है। चॉम्स्की का भाषा अधिग्रहण उपकरण हमें क्या बताता है? कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं, भाषा सीखना जन्मजात क्षमता है,
भाषा केवल सामाजिक संपर्क से सीखी जाती है तो केवल सब निगेटिव हो जाएगा। भाषा पूर्ण रूप से पर्यावरण पर, तो पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर होना, यह भी निगेटिव हो जाएगा। तुम्हारा बचता क्या है कि भाषा सीखना जन्मजात एक क्षमता है। अब इसमें पहला ऑप्शन भी कुछ लोग बोलेंगे कि सर पहला ऑप्शन भी तो हो सकता है कि चॉम्स्की का भाषा अधिग्रहण जो उपकरण है हमें क्या बताता है। पहला ऑप्शन भी तो हो सकता है कि बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं। अनुकरण मतलब देख कर, नकल कर सीखते हैं। तो चॉम्स्की ने कहा है भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की की परिभाषा ही है, इसलिए भाषा सीखना जन्मजात क्षमता सही हो जाएगा। इनकी परिभाषा ही है कि बच्चे भाषा सीखने के एक उपकरण के साथ पैदा होते हैं जिन्हें उन्होंने भाषा अधिग्रहण यंत्र कहते हैं। किसने कहा? चॉम्स्की ने कहा। ये परिभाषा ही इन्होंने दी, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। चॉम्स्की के एलएडी से क्या तात्पर्य है? तो जो एलएडी इनका है, इनसे तात्पर्य है कि भाषा के लिए जन्मजात मानसिक तंत्र, जन्मजात शब्द हो जाएगा भाषा के लिए। चॉम्स्की आए मतलब जन्मजात शब्द भाषा से संबंधित रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। चॉम्स्की का योजना बनाम प्रदर्शन, जी हाँ दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जाता है कि चॉम्स्की का योग्यता बनाम प्रदर्शन किस अंतर को बताता है। योग्यता बनाम प्रदर्शन, आदर्श ज्ञान बनाम वास्तविक, व्यवहारवादी बनाम मानसिक, बच्चे बनाम वयस्क, या सुदृढ़ीकरण बनाम मानदंड। तो चॉम्स्की का जो योग्यता बनाम प्रदर्शन है, ये आदर्श ज्ञान बनाम वास्तविक भाषा प्रयोग को बीच अंतर बताता है। योग्यता व्यक्ति के भाषाई नियमों को, ज्ञान को दर्शाती है, जबकि प्रदर्शन स्मृति सीमाएं, थकान जैसी त्रुटियों के साथ भाषा के वास्तविक प्रयोग को दर्शाता है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आप लोगों की स्क्रीन पर है और बेहतर तैयारी के साथ बेहतर प्रिपरेशन करना है और कमेंट करते रहना है। लेनबर्ग की क्रांतिक अवधि परिकल्पना क्या कहती है? जी हाँ साथियों, लेनबर्ग की एक क्रांतिक अवधि परिकल्पना क्या कहती है? भाषा किसी उम्र को समान रूप से सीखी जा सकती है। पहली भाषा सीखने के लिए 2 से 13 वर्ष की अवधि सबसे महत्वपूर्ण है। वयस्क बच्चे से बेहतर भाषा सीखते हैं। यह भाषा केवल स्कूली शिक्षा पर निर्भर करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, कि लेनबर्ग की क्रांतिक अवधि परिकल्पना कहती है कि पहली भाषा सीखने के लिए 2 से 13 वर्ष की अवधि सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहली भाषा, सभी लोग समझ गए? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीन पियाजे जी का सिद्धांत किस पर जोर देता है? भाषा आदत निर्माण से सीखी जाती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा से पहले होता है। अनुकरण और शुद्धिकरण महत्वपूर्ण है, या सार्वभौमिक व्याकरण भाषा को नियंत्रित करता है? सभी लोग बताइए। तो पियाजे जी के सिद्धांत किस पर जोर देता है? संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? भाषा से पहले होता है। जी हाँ, फर्स्ट, क्योंकि संज्ञानात्मक जीन पियाजे जी का संबंध ही है संज्ञानात्मक से। इन सभी मनोवैज्ञानिकों ना किसी शब्द, टॉपिक से संबंध है और इसी को हमें समझना है और पकड़ना है, एग्जाम को फतेह करना है। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? जन्मजात जैविक तंत्र, सामाजिक संपर्क सहयोग, क्रियात्मक अनुबंधन, या सार्वभौमिक व्याकरण? सभी लोग बताइए। तो वाइगोस्की का संबंध किससे है? समाज शब्द से है। कई बार है वाइगोस्की आएगा, समाज शब्द आपके ऑप्शन में दिया ही रहेगा। बस ये देना है सकारात्मक नकारात्मक, हाँ नहीं वाला थोड़ा देखना है, क्या नहीं में प्रश्न है कि हाँ में प्रश्न है। तो वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? सामाजिक संपर्क और सहयोग। बी ऑप्शन जो दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट सभी लोग समझ गए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ब्रूनर का LASS लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? बच्चे स्वयं भाषा सीखते हैं। भाषा सीखने में देखभाल करने वालों का सहयोग, केवल औपचारिक या व्यवहारवादी कंडीशन? तो केवल शब्द हो गया, स्वयं भाषा बच्चे तो सीख नहीं सकते हैं, तो भाषा सीखने में देखभाल करने वालों का सहयोग। ब्रूनर का सिद्धांत बता क्या है? भाषा सीखने में देखभाल करने वालों को सहयोग को हम ब्रूनर का LASS कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट दे दिया इंग्लिश में, सपोर्ट मतलब होता है सहयोग करना, तो इंग्लिश हिंदी जो अर्थ समझते हैं तो डायरेक्टली आंसर कर दिए होंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अंतःक्रिया परिकल्पना लॉन्ग्स किस बात पर जोर देती है? आमने सामने की बात सीखने में सहायक होती है, सार्वभौमिक व्याकरण का अस्तित्व, केवल अनुकरण के माध्यम से, या संज्ञानात्मक विकास की अप्रासंगिकता? देखिए अप्रासंगिकता केवल, ये दोनों निगेटिव हो गए। बचता क्या हमारा? आमने सामने की बातचीत सीखने में सहायक। तो अंतःक्रिया परिकल्पना मतलब आमने सामने बैठ के बातचीत सीखे, तो वे किस बात पर जोर देता है? जो लॉन्ग्स अंतः क्रिया परिकल्पना होती है, ये यही कहती है कि आमने सामने बैठिए और बातचीत सीखिए, क्योंकि ये सीखने में सहायक होता है आमने सामने बैठने में। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा कि डेल हाइम्स की संचार क्षमता निम्नलिखित में से छोड़कर बाकी सभी शामिल है। व्याकरणिक शुद्धता, सामाजिक, वाक्य रचना का सहज ज्ञान या रणनीतिक समस्या समाधान। कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा, सभी लोग बताइए। जी हाँ साथियों, प्रत्येक को कमेंट करना है, फीडबैक करना है और बेहतर तैयारी के साथ आपको कमेंट करते रहना है। और जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। टॉपर नोट्स अवश्य मंगाइए। टॉपर नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत करेगी और पक्का करेगी। डेप्थ की गहराई आपको पड़ेगी। जो डेप्थ बोलते हैं ना, नॉलेज होना चाहिए, वो चीज़ आपके पकड़ बन जाएगी। तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, कितना भी मॉडरेट प्रश्न पूछा जाए, टॉपर नोट्स आपको बिल्कुल उस मॉडरेट क्वेश्चन को निकाल देगा। तो डेल हाइम्स की संचार क्षमता के मॉडल के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, रचना का सहज ज्ञान, अर्थात वाक्य रचना का सहज ज्ञान थर्ड आइस। डेल हाइम्स के संचार क्षमता की अवधारणा चॉम्स्की की भाषाई क्षमता के विरोध में थी। हाइम्स ने कहा केवल व्याकरण का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, भाषा का प्रयोग संदर्भ के अनुसार उचित होना चाहिए। उनके मॉडल के 4 मुख्य घटक हैं। पहला है व्याकरणिक शुद्धता, दूसरा है सामाजिक उपयुक्तता, तीसरा है रणनीति समस्या समाधान और चौथा है व्यवहार्यता। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है सैपिर-व्हार परिकल्पना क्या मानती है। सैपिर-व्हार पे एक परिकल्पना है, वह क्या मानती है कि भाषा विचार धारणा को आकार देती है, सभी भाषाओं का व्याकरण समान है, सीखना पूरी तरह से व्यवहारिक होता है, केवल बच्चे ही भाषा का स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं सैपिर-व्हार की जो परिकल्पना क्या मानती है कि भाषा विचार धारणा को आकार देती है, भाषा विचार और धारणा को आकार देती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि स्वेन की योग्यता आउटपुट परिकल्पना का तर्क क्या है। दोस्तों, जो स्वेन की योग्यता आउटपुट परिकल्पना है, सीखने के लिए केवल इनपुट, तो केवल भाषा का उत्पादन ज्ञान में मौजूद कमियों को उजागर करता है। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौखिक व्यवहार 1957 में पुस्तक किसने लिखी। ये भी बेस्ट क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, मौखिक व्यवहार 1957 में पुस्तक किसने लिखी। थार्नडाइक, जीन पियाजे जी, स्किनर, पॉलाव। पहले पुस्तक का नाम देके उसके लेखक का नाम पूछा जाता था, लेकिन अब पुस्तक का नाम देके लेखक का नाम देके पुस्तक पूछा जाता था, लेकिन अब पुस्तक का नाम देके लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो मौखिक व्यवहार अर्थात B.F. स्किनर। 1957 में प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने वर्बल बिहेवियर, इसको इंग्लिश में वर्बल बिहेवियर बोलते हैं, अर्थात मौखिक व्यवहार नामक पुस्तक लिखी। ये पुस्तक भाषा को एक व्यवहार के रूप में समझाती है, जिसे पर्यावरणीय ताकतों द्वारा आकार दिया जाता है, न केवल एक मानसिक क्षमता के रूप में पर्यावरण की। ठीक है, यह पुस्तक व्यवहार के नियंत्रक तत्वों का विश्लेषण करती है। और इसमें स्किनर ने परिभाषा भी अपने दी है कि मौखिक व्यवहार वह व्यवहार है जो दूसरे व्यक्तियों की मध्यस्थता से सुदृढ़ होता है। ठीक है ना, तो परिभाषा भी हमें पढ़ते जाना है, समझते जाना है। अगला प्रश्न है थार्नडाइक का अभ्यास का नियम क्या दर्शाता है। दोहराव और अभ्यास का दर्शाता है। तो प्रश्न पर ही उत्तर दिया गया, उत्तर पर भी प्रश्न दिया गया है। अगला व्यवहारवादी भाषा अधिगम की तुलना किससे है। तो व्यवहारवादी भाषा अधिगम की तुलना किससे करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं चलने जैसी शारीरिक गतियों के कौशल के विकास से की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बच्चा दूध कहता है और दूध मिल जाता है, या किसका उदाहरण होगा। नकारात्मक सूत्रीकरण, क्रियात्मक अनुबंधन, सार्वभौमिक व्याकरण या संज्ञानात्मक असंगति का हो जाएगा। एक बच्चा दूध कहता है और उसे दूध मिल जाए, तो ये क्रियात्मक अनुबंधन में आ जाएगा। और इस प्रकार के ये कहलाते हैं मॉडरेट क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसीलिए हमें इन्हीं प्रकार के प्रश्नों को हमें प्रिपेयर रहना, तैयार रहना एग्जाम के जैसे देखा जाए तो। चलिए, इस 30 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है कि वाक रंगहीन हरे विचार उग्रता से सोते हैं, यह क्या दर्शाता है। कि वाक रचना सही है लेकिन अर्थहीन है, व्यवहारवादी सुदृढ़ीकरण, पियाजे जी के संज्ञानात्मक चरण या वाइगोस्की का सिद्धांत। सभी लोग बताइए। बेस्ट क्वेश्चन ये भी है, और बेस्ट क्वेश्चन का आंसर हमेशा बेस्ट ही होता है। तो चलिए सभी बेस्ट आंसर करिए सभी लोग फटाफट अंदाज में कि वाक रंगहीन हरे विचार उग्रता से सोते हैं, यह क्या दर्शाता है। सभी लोग बताइए। तो यह क्या दर्शाएगा, वाक रचना सही है लेकिन अर्थहीन है। वाक क्या है, रंगहीन हरे विचार उग्रता से सोते हैं,
क्या दर्शाता है, लेकिन अर्थ अर्थहीन है यहाँ पे आ रहा है। वाक्य तो सही है लेकिन अर्थ अर्थहीन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग अच्छे तरीके से समझें। आज की क्लास हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया। 30 में से आप लोगों का क्या फीडबैक है, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए। सारी क्लासेज यूट्यूब में आपको फ्री क्लासेज मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है, वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सारी क्लासेज वहाँ पे आपको एक छत के नीचे मिलने वाली है, क्योंकि आपका अपना परिवार है, टीचर्स फैमिली शिक्षकों का परिवार है। टॉपर नोट्स जिनको भी चाहिए, जिनको भी प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर्स को, उस केवल आपको व्हाट्सएप मैसेज में हाय या टॉपर नोट्स ऐसे कुछ मैसेज कर देना है। मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर है 9630689598। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। सारा टर्म्स एंड कंडीशन आपको देख लेना है, समझ लेना है और टॉपर नोट्स आपको प्राप्त कर लेना है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।